हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। देखिए बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आना हुआ है और इस बार कंटिन्यूटी बना के पढ़ाएंगे। आप परेशान ना हो, काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। पुराने जो चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं, पुराने जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक करके पूरा करवा दिया जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए जो नया टॉपिक है उसका नाम है LCM HCF। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी आप सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है, विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब रहती है, जब हमें कंसेप्ट एकदम अच्छे से पता होता है तो सवाल फिर कितना भी टफ क्यों ना हो जाए फिर वो समझ आता है। लेकिन जब बेस ही अच्छा नहीं होता तो सवाल इस हिसाब से बदल जाए, आ जाए, तो फिर वो समझ नहीं आता, ठीक है। तो सवालों को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। अभी तक आप जिस तरह से LCM निकालते थे या आप पुराना मेथड यूज करते थे उस तरह से एकदम नहीं लगाने हैं सवाल को। यहाँ पर LCM HCF टॉपिक में यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, देखिए आधे से ज़्यादा आपका कहा जाए तो 75% के लगभग पूरा का पूरा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व हो जाता है LCM HCF का। हमें कुछ ही सवालों में मेथड लगाना पड़ता है, बाकी बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विद ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल की मदद से, ठीक है। तो हम ऐसे ही सवालों को पढ़ेंगे और हर एक सवाल को ऑप्शन से भी बनाना सीखेंगे। ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं उससे भी देखेंगे, विद एग्ज़ाम अप्रोच। आगे आने वाला एग्ज़ाम आपका UPSI, ठीक है, UPSI को टारगेट करके और भी एग्ज़ाम्स, जैसे और भी एग्ज़ाम्स के लिए लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम्स कोई भी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग CGL लेवल तक चलेंगे, अच्छे लेवल तक के सवाल लगाएंगे। और बाकी रेलवे वगैरह जितने भी एग्ज़ाम सब आते हैं, यूपी पुलिस, UPSI, MPSI या अन्य CSAT वगैरह, जहाँ भी LCM HCF आपसे पूछा जाता है उन सारे सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और ये मेरी गारंटी है कि ये टॉपिक ख़त्म होते होते आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। तो पुरानी वीडियो काफ़ी सारी YouTube पे पड़ी हुई परसेंटेज मैंने पूरा कर रखा है। हाँ, माना कि इलेक्शन और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए हैं, उनको भी जल्दी पढ़ा दिया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हेडिंग डाल लो आप LCM, ठीक है, LCM, और शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त्य। लघुत्तम समाप वर्त्य, वर्तक नहीं, वर्त्य। बहुत अंतर है वर्त्य और वर्तक में, समझ गए बात को। देखिए वर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल, वर्त्य का मतलब क्या? मल्टीपल। और वर्तक जब होता है तो होता है फैक्टर, समझ गए बात को। मल्टीपल और फैक्टर में काफ़ी अंतर है, काफ़ी क्या, बहुत अंतर है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, लिमिटेड होते हैं, लेकिन गुणजों की संख्या असीमित होती है, यानी ये अनलिमिटेड होते हैं, समझे। इसीलिए गुणनखंडों की संख्या पर ही सवाल बनते हैं, समझ पाए बात को। गुणनखंडों का टॉपिक भी पढ़ा रखा है 1-2 क्लासेस, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अंतर है वर्त्य और वर्तक में, ये समझ के चलो आप। वर्त्य का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज। जैसे गुणज की बात करें, गुणज का मतलब ये होता है, जैसे समझना आप इस चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ भी समझो। जैसे गुणज की बात करें, अगर हम 12 के गुणज की बात करें तो 12 का पहाड़ा ही, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, ये सब क्या है? गुणज है, ठीक है। तो क्या इनकी संख्या असीमित है, लिमिटेड है? नहीं है ना, असीमित है। बात समझ पाए ना, इनकी संख्या लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बात समझ पाए, क्योंकि गुणज आपके इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है, बट जो आपके गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों का मतलब होता है कि 12 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, किन से 12 कटता है, तो इनकी एक लिमिट है, समझ गए ना। तो यहाँ पे अपने इस जो LCM में है वर्त्य होता है, क्या होता है? वर्त्य। वर्त्य का मतलब
मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। समझ गए ना? देखिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 12, 15 और 20, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। 12, 15 और 20, ठीक। अब हम करेंगे इनके मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या? गुणज। अब हम इनके लिखेंगे क्या? गुणज। तो 12 का गुणज देखो आप, 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गए 12 के मल्टीपल। अब ध्यान से देखो 15 के। 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 एंड सो ऑन, ठीक। फिर इसी तरह से 20 के। 20, 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140 और फिर एंड सो ऑन। समझे बात को? तो हमने क्या किया कि संख्याएं लिखी और इन संख्याओं के क्या लिख लिए? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणज। गुणज आपको दिखाई पड़ रहे हैं 12, 12 24, 12 तियाँ 36, 12 चौके 48। ये सभी क्या है? इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल मतलब क्या? गुणज। समझे बात को? तो ये सारे गुणज हैं। अब देखो ध्यान से, मल्टीपल तो कर लिए हमने, अब क्या पकड़ेंगे? कॉमन। मल्टीपल कर लिए, अब क्या पकड़ेंगे? कॉमन लेना है। तो आप ध्यान से नज़र फिराओ और इन तीनों सीरीज में ध्यान से देखो, इन तीनों सीरीज में ध्यान से देखो, कोई संख्या कॉमन नज़र आ रही है? हाँ सर आ रही है नज़र। क्या नज़र आ रहा है? देखो 60 कॉमन है ना, 60 इन तीनों में है कि नहीं है? तो 60 हो गया कॉमन। कॉमन उसके बाद उसके बाद कॉमन के बाद ध्यान से देखो क्या है? लीस्ट। लीस्ट माने छोटे से छोटा। लिस्ट का मतलब क्या? छोटे से छोटा। अच्छा ध्यान से देखो, इस 60 से भी छोटा कोई कॉमन है? इस 60 से भी कोई छोटा कॉमन है? नहीं है ना। तो यही 60 ही अपना क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। यही 60 ही अपना क्या होगा? एलसीएम होगा। समझ आया ना? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगी? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या होती है? विभाजित होती है, एलसीएम कहलाती है। समझे बात को? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या होगी? विभाजित। अब देखो ध्यान से, आपका ये 60 12 से भी कट जाता है, 15 से भी डिवाइड है और 60 से भी डिवाइड है, सॉरी 20 से भी कट रहा है। समझे बात को? ये जो 60 है ये 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। समझ पाए? तो इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से समझना। इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिख लो, डेफिनेशन लिख लो इसकी। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभाजित, जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या हो? विभाजित हो। देखो हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या हो? विभाजित हो। क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है? डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है, जब आप सवाल लगाओगे ना तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कि पता कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है, तो वहाँ पे डेफिनेशन ही काम आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। क्या है एलसीएम की डेफिनेशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या है? विभाजित है, एलसीएम कहलाता है। बात समझ आई? क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे एलसीएम निकालने की विधियाँ, कि एलसीएम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम, समझा कि एलसीएम क्या होता है। अब हेडिंग डाल लो आप, मेथड। मेथड एलसीएम
ज्ञात करने की विधियाँ, एलसीएम ज्ञात करने की विधि। ठीक है, मेथड क्या है और बहुत ध्यान से देखना आप। देखो अब यहाँ पे जो आप मेथड सीखोगे ना, वो मेथड आपके बड़ा काम आएगा। ठीक, तो एलसीएम ज्ञात करने के टोटल 3 मेथड हैं। पहला मेथड तो एकदम बेकार है, जिसको आप लोग स्कूल मेथड बोल सकते हो। वो गुणनखंड करके मेथड नहीं निकालते थे, एलसीएम करके एक एक पेज का आता था एलसीएम। ठीक है, तो उस मेथड का हम यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, समझे ना। तो पहला मेथड वो आपका गुणनखंड करने वाला, तो ध्यान से देखो कैसे था। 12, अगर इसके बारे में बात करें 15, 12, 15 और कितना 30, 12, 15 और 30 नहीं 24, 20, 12, 15 और 20 किस तरह से निकलता है। पहले हम 2 से भाग दिया करते थे ना, सबसे छोटी संख्या से। 2 छंग 12, 15, 2 धाम 20। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तियाँ 6, 15 और 2 पंचे 10। अब कितने से भाग लगाएंगे, आप 3 से लगाओगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5। फिर कितने से भाग लगाओगे आप, 5 से, तो 1 आ जाएगा। तो यही जो गुणनखंड बन रहे हैं ना, इन्हीं का हम गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। एलसीएम कितना आया 60 आया। समझे इस बात को। तो ये बहुत ओल्ड मेथड है। अगर आप आज तक भी इनसे सवाल लगाते हो ना, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो। आज के टाइम में ये 5 साल पहले हुआ करते थे, आज नहीं। आज इनसे सिलेक्शन नहीं ले सकते, समझे। अगर किसी भी पेपर में अच्छा खासा गणित आता है तो आपको एलसीएम का एडवांस मेथड आना चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में सिलेक्शन जो होते हैं, सिलेक्शन के लिए हमें क्या नई नई चीज़ें आनी चाहिए, एडवांस चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको नए तरीके भी पता होने चाहिए। उनसे एग्ज़ाम क्लियर होता है, वो आपको स्पीड देते हैं और उनसे एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है। बेसिक एग्ज़ाम नहीं क्लियर कराता, बेसिक सिर्फ आपकी समझ को डेवलप करेगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस में बेसिक काम नहीं आता, बेसिक सिर्फ समझ तक ही सीमित है। ठीक है, हाँ बेसिक देखो, अगर छोटी सी चीज़ों शॉर्टकट को समझना, उसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको शॉर्टकट भी नहीं समझ आएंगे। ठीक है ना, तो शॉर्टकट भी सीखना है और बेसिक भी आना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम अप्रोच सिर्फ शॉर्टकट से ही होती है। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब जैसे डिविजिबिलिटी रूल, जल्दी से एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, और क्या बोलते हैं डिजिटल सम वगैरह, यूनिट डिजिट, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपकी स्पीड को डेवलप करते हैं। एग्ज़ाम में सवालों को इनकी मदद से लगाया जाता है। अब आप यही समझ लो कि कहीं टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट यूज हो रहा हो, जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाने, वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अब अगर इनसे बड़ी संख्या हुई तो एक पेज में तो आप एलसीएम ही निकालोगे, तो फिर सवाल कब लगाओगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद। इसीलिए बेसिक आना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। जैसे ये मेथड अब आउटडेटेड हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। अगर आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है कंपटीशन का, समझे ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये था अपना पुराना मेथड जो हमने स्कूल में सीखा था। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरा मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोला जाता है इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और ये विधि हमें आनी चाहिए। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये मेथड क्या है। देखो संख्या क्या थी 12 और क्या था 15 और क्या था 20, 12, 15 और 20। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आप पहले इनको प्राइम नंबर में तोड़ो। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब जो खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती, जैसे 2, 2 के बाद 3, 4, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो 12 को इन्हीं अभाज्य संख्याओं में आपको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। जैसे 4 तियाँ 12 होता है ना, तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। 4 तियाँ 12 होता है, 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, और तियाँ 12 यानी 3 की पावर क्या? 1। समझे बात को? ठीक है। अच्छा, 15 को आप अभाज्य गुणनखंडों में कैसे तोड़ोगे? सर 3 पचे 15 होता है। 3 पचे 15, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 3 पचे 15 होता है ना, ठीक है। अच्छा, 20 को आप अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ोगे? सर 20, 4 पंचे 20 होता है, और 4 का मतलब 2 का वर्ग, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और गुणे कितना? 5। 2 का वर्ग तभी तो 4, और 4 पंचे 20। अभाज्य संख्या में टूटा कि नहीं? 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, एलसीएम के केस में हम अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को लेते हैं। समझना ध्यान से, एलसीएम के केस में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। ये बात याद रखना, एलसीएम के केस में जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालोगे तो इस केस में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लोगे। तो एचसीएफ के केस में सबसे छोटी घात, ठीक है ना। तो एचसीएम तो बात की बात है, अभी हम एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, हाँ एक बात पे ध्यान देना, हम यहाँ पे देखो 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिए लिख दे 5 की पावर 0, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं सर समझ ही नहीं आया, 5 का 0 क्यों किया? देखो ध्यान से, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है ना, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। समझे इस बात को? तो हम यहाँ अपनी मर्जी से 5 की 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ 3 है, 5 है, 2 नज़र नहीं आ रहा है तो हमने लिख दिया 2 की पावर क्या? 0। आप लिखो या ना लिखो, लेकिन अभी समझ आएगा क्यों लिखा। अच्छा, यहाँ 3 नज़र नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको सारे गुणनखंडों में 2 3 5 2 3 5 नज़र आने लग गया ना, ठीक है। तो किसी भी संख्या की घात को 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही होता है। समझे बात को? अब देखो, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 0 और यहाँ 2 की पावर 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? सर 2 की सबसे बड़ी घात ना 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, ठीक है। चलो 3 की सबसे बड़ी घात देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की पावर 1, 3 की पावर क्या? 1। समझ गए बात को? चलो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? सर 5 की 0, 5 की 1, 5 की 1, यानी सबसे बड़ी है 5 की पावर 1। बोलो इतनी बात समझ में आई ना? अब ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। समझे इस बात को? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60। और इसे कहते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसकी मदद से एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को घातों में बदलते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी घात को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम के केस में हम अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ के केस में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। समझ आया ना? इसे फटाफट से नोट करो तो मिटाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा मेथड देखते हैं जो अभी हमने बताया सबसे सुपर फास्ट है, ठीक है। इसे फटाफट से नोट करो।
देखिए अब तीसरी विधि देखेंगे। तीसरी विधि जो हमने बताया सबसे फास्ट है, उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए आप और बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ गए ना। देखिए बहुत कम चीज़ें, एक बात आपको क्लियर कर दें, जैसे कि देखिए वैकेंसी बहुत कम आती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप इस बात को, एक सीरियस बात है कि वैकेंसी बहुत कम आती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाले, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नई चीज़ें सीखनी होंगी जिनसे आप फास्ट हो पाओ दूसरों से। ऑन एन एवरेज लोगों का आज के टाइम में कोई ठिकाना नहीं है, ये एक सच्चाई है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो आप ध्यान से पढ़ो और बहुत अच्छे से मेहनत करो, पूरा नोट्स बनाओ और समझो इस चीज़ को। देखिए तीसरा मेथड बताने से पहले एक बात क्लियर कर दें, आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। एकदम से कोई चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि ये विधि आपके लिए नई है। ये विधि आपके लिए नई है, हो सकता है एक बार में आपके समझना है। मैं 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, मेरी यही कोशिश रहेगी और मेरी गारंटी है कि आज ही समझा के इसको जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। तीसरा मेथड आप हेडिंग डाल लो, न्यू मेथड, नई विधि। सर ये नई विधि है क्या, ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम सबसे सुपर फास्ट तरीके से कैसे निकालें ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सीखेंगे तो सवाल आसानी से आगे आसान होते जाएंगे। यही नहीं, सिर्फ टाइम एंड वर्क जब आप लगाओगे, टॉपिक पढ़ोगे, तो उसके लिए भी ये बहुत काम आएगा। और यहाँ नहीं, सिर्फ और जगह भी आप एलसीएम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। हमने फिर से संख्या ले ली 12, 15 और 60। 60 था कि 30 था? 12, 15 और 30। 30 नहीं, 20 था ना। पहले वही लेते हैं जो अभी तक लेते चले हैं संख्या, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने संख्या ले ली 12, 15 और क्या 20, ठीक। आपको करना क्या रहेगा, जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है ना, उसी को एलसीएम मान लेना है। आपको करना क्या रहेगा, जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है ना, उसी को एलसीएम मान लेना है। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है ना, तो आप 20 को एलसीएम मान लोगे, ठीक है। इतना किया, आगे समझो। इसके बाद क्या करना है, बारी बारी से एक एक संख्या से भाग लगाना है। जैसे अब हम 12 से 20 में भाग लगाएंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, 12 से 20 में कहाँ भाग जाएगा, 12 के पहाड़े में 20 आता ही नहीं है। चलो देखो, 12 से हम 20 में भाग लगाएंगे, क्या भाग चला जाएगा, क्या भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक। और ना जाने का रीज़न क्या है, ध्यान से देखो। 12 को आप भाग लगा रहे हो किससे, सॉरी 20 को आप भाग लगा रहे हो 12 से। 20 को आप किससे भाग लगा रहे हो, 12 से। क्यों नहीं कट पा रहा है, भाग क्यों नहीं जा रहा है? इसका रीज़न देखो, 4 पंचे 20 होता है ना, और 12 में क्या होता है, 4 तियाँ 12। 12 से 20 में भाग क्यों नहीं जा रहा है? ना जाने का रीज़न ये कि 12 में होता है 3 और 5 में वो 3 नहीं है। ये बात समझना, बहुत ध्यान से समझना बारीकी से। 12 में होता है 3, लेकिन इस 20 में वो 3 नहीं है। समझे इस बात को? अगर यहाँ भी 3 होता तो ये 4 तियाँ 12 इसको काट देता कि ना काट देता? हाँ सर बिल्कुल काट देता। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता, 3 से 3 कैंसिल हो जाता और बस कट जाता। समझ पाए? बस यही चीज़ें आपको चेक करनी हैं, यही चीज़ें आपको चेक करनी है। 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, इनके गुणनखंड लिख लिए हमने, ठीक है, समझने के लिए। तो गुणनखंड लिख लिए। हाँ एक बात और, सर ज़रूरी है कि 4 पंचे 20 ही लिखें, हम 10 दूनी 20 नहीं लिख सकते, 2 धाम 20 नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन पहली कोशिश ऐसी रखना कि इन दोनों में कुछ कॉमन ज़रूर मिल जाए, अगर हो सके तो, कि कुछ कॉमन मिल जाए, समझे ना। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पंचे 20। अब हम यहाँ पे 4 तियाँ 12 से भाग लगा रहे हैं, तो ना कटने का रीज़न क्या है, ध्यान से समझो। इसका 4 यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ध्यान से समझना। इसका 4 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है। 3 कहीं इसमें नज़र आ रहा है, सर 3 तो नहीं है, 4 है ये वाला उसमें, लेकिन 3 नहीं है। जो चीज़ वहाँ ना हो बस उसी से गुणा लगाते चले जाओ आप। जैसे 3 नहीं था तो 3 से गुणा कर दिया, समझे बात को, समझ पाए? ठीक है।
अब आगे बढ़ जाओ, 15 से ट्राई करो। अब 15 से ट्राई करो, तो 15 से जब करोगे तो 5 तियाँ 15 होता है ना। अच्छा यहाँ एक बात और सुन लो आप ध्यान से, यहाँ पे अब 4, 5 और 3 हो चुका है। क्या हो चुका है? 4, 5 और 3, समझे ना। अब 15 से ट्राई करो, तो 15 से जब आप ट्राई करोगे तो 15 का 5 तो इसमें आ रहा है, ये वाला 5 तो इसमें आ रहा है। सर ये 3 भी तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, यानी बात बन चुकी है। बस आप गुणा करा दो, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा? 60 ही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 60। बोलो समझ में आया? 2% भी समझ में आया? पॉइंट में भी समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उसको देखो ध्यान से। चलो चलिए एक बार और देखो। सर कोई बड़ी सी संख्या लेके समझाओ। अच्छा बड़ी सी, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इस बार हमने इतनी सारी संख्या ले ली, अब ध्यान से देखना, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो सबसे बड़ा नंबर हो ना उसी को एलसीएम मान लो। जो सबसे बड़ा नंबर हो उसी को आप क्या मान लो? एलसीएम मान लो। तो हमने एलसीएम के रूप में किसको मान लिया? 96 को मान लिया। मान लिया हमने कि एलसीएम कितना है? 96, ठीक। अब 56 से 96 में भाग लगाओ, क्या कटेगा? सर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? सर यहाँ होता है 12 अट्ठे 96 और यहाँ होता है 8 सत्ते 56, ठीक है। वहाँ होता है 12 अट्ठे 96, यहाँ होता है 8 सत्ते 56। सर वहाँ 12 अट्ठे 96 क्यों लिखा आपने? 16 के पहाड़े में 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। सर 16 में तो 96 नहीं आता। कुछ और क्यों नहीं लिखा? कुछ और क्यों नहीं लिखा? 24 चौका 96 क्यों नहीं लिखा? देखिए हम ऐसा तोड़ते हैं कि जो चीज़ इसमें हो वही इसमें भी हो। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगर मिलती है तो इस तरह से तोड़ो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला 8 आपको वहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला 8 तो उसमें आ गया, ये वाला 8 तो उसमें आ गया, बस ये 7 वहाँ नहीं नज़र आ रहा है। 7 वहाँ नज़र ही नहीं आ रहा। अब देखो ना 12 और 8 है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? 7 नहीं दिख रहा कहीं भी, या उनके गुणनखंड में भी 7 नहीं है। तो जो चीज़ नहीं रहेगी आप उतने से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। जैसे 7 वहाँ नहीं है तो आप 7 से गुणा लगा दो। समझे आप इस बात को? चलो इसका का तो काम ओके हो गया। अच्छा 60 को क्या लिखोगे? सर 60 को हम लिखेंगे 12 पंचे 60। अभी आपने बताया 12 पंचे 60 लिखेंगे। तो देखो 60 का 12 तो पूरा पूरा उसमें आ गया, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये वाला 12 तो उसमें आ गया ना। क्या नहीं नज़र आ रहा है? कहीं भी 5 नज़र नहीं आ रहा। तो 5 नहीं नज़र आ रहा है, जो चीज़ नहीं होती है इसमें उसी से हम गुणा लगा देते हैं, ठीक है। चलो 84 से ट्राई करो। सर 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। तो 84 का 12 भी आ गया सर और 7 भी आ गया। देखिए 12 भी नज़र आ रहा है और 7 भी नज़र आ रहा है ना। तो बस बात बन गई, अब गुणा नहीं करना है। अब डायरेक्ट इसका गुणा करा देंगे। तो 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 नवा 45 और 3 48, ठीक है। 480 हो गया, गुणे 7 कर दो, 7 से गुणा कर दो। 7 0 0, 7 अठे 56 हासिल 5, 7 चौके 28, 28 5 33, यानी 33। यानी एलसीएम आपका कितना आ गया? सर हमारा एलसीएम जो है वो आ गया 3360, ठीक है। अब बोलो कुछ समझ आया कि अभी भी नहीं आया? ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देखो, लेकिन ये मेथड आना ज़रूर चाहिए आपको, ठीक है। कहीं ऐसा ना कर देना कि सवाल दे दें सर ये समझ नहीं आ रहा, लाओ हम कॉपी में दूसरे मेथड से लगाते हैं, वो 2 से काटने वाला, बारी बारी से गुणनखंड से हम लगा लेंगे। क्या इसमें दिमाग ख़राब करें सर? दिमाग का दही होता जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आप ध्यान से समझो, ये समझ आएगा। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझो और इसे सीखना है आपको, हर हालत में सीखना है, ठीक है। दूसरों से बिल्कुल अलग नहीं रहना, समझे ना? बात समझ पाए? दूसरों से अलग नहीं रहने का मतलब समझ पाए? दूसरों से अलग नहीं रहने का मतलब ये कि अगर दूसरे उस कंपटीशन में हैं तो हम उनसे और ऊपर आएँ, मेरा ये कहने का मतलब, समझे ना? चलो ध्यान से देखो,
अगला फिर से लेते हैं, फिर से समझो। एक कोई और ले लें सवालों में से, चलो 24, 36, 40 ले लेते हैं। फिर से देखें, 24, 36 और 40 ले लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 24, 36 और 40। तो 24, 36 और 40 का एलसीएम मेंटली निकाला जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे हमें मेथड सिखाना है, ठीक। तो पहले ध्यान से देखो, तो हमने 40 को ही एलसीएम ले लिया, 40 को ही क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया। अब जिस हिसाब से हमने बताया कि बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेते हैं, तो आप 40 को ही एलसीएम मान लो ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 40 को क्या लिखोगे सर, लिखेंगे 8 पंचे 40, और 24 को हम लिखेंगे 8 त्रिक 24, ठीक है। तो पहले 24 से ट्राई करो, तो 24 का ये वाला 8 तो उस 40 में आ गया है, दिख रहा है ना 8, 24 का ये वाला 8 तो उस 40 में है। ये 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो आप 3 को पूरा कर दो और 3 से उसमें गुणा कर दो। जो चीज़ ना नज़र आए उसमें उसी से गुणा कर दो। तो 3 नहीं नज़र आ रहा था तो 3 से गुणा कर दिया। समझे आप इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 9 चौके 36। बोलो लिख सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 चौके 36। तो 36 का ये 4 8 में आ गया। 8 में 4 होता है ना, 4 दूनी 8। तो 36 का ये 4 8 में आ गया। लेकिन 9 में ना डबल 3 होते हैं। कैसे? 3 त्रिक का 9 होता है, 3 गुणे 3 होता है। 9 का मतलब क्या? 3 गुणे 3। तो एक 3 तो उसमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक और 3 चाहिए जो कि वहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो एक और 3 चाहिए, और उस 3 के लिए हमें यहाँ फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा। 9 का सिंगल 3 तो वहाँ नज़र आ रहा था, लेकिन 9 में तो डबल 3 होते हैं ना, होते कि नहीं होते? 2 बार 3 आते हैं। तो दूसरे वाले से भी गुणा कर दिया। अब बात समझ आई ना? ठीक है। तो जो चीज़ें उसमें ना नज़र आए आप उसी से गुणा करते चले जाओ, बस आसान है मेथड। ध्यान से देखो, 3 त्रिक्का 9, 9 चौके 36, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। अब बोलो समझ आया? अब समझ आया? ठीक है, तो नोट करो इसे। चलिए, अब ऐसे नहीं मानेंगे, पहले आप निकाल के दिखाओ। आप निकाल के दिखाओ 20, 50, 75 का एलसीएम क्या होगा। और हाँ ध्यान देना, कोई भी अपनी कॉपी में लाइन खींचकर एलसीएम नहीं निकालेगा। देख रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। कोई भी अपनी कॉपी में लाइन खींच के एलसीएम नहीं निकालेगा। स्क्रीन में से दिखाई पड़ रहा है हमें। डायरेक्ट लगाओ जो मेथड सिखाया उससे, ठीक है, लगाइए। और आपके पास है सिर्फ 40 सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। चलिए, क्या आया आंसर भाई? क्या आया आंसर? नहीं आ पाया? कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। 20, 50 और कितना? 75 है। तो अभी हमने बोला कि आप एलसीएम कितना मान लोगे? सर बड़ी संख्या को ही आपने बोला एलसीएम मानने के लिए, तो हमने 75 को एलसीएम मान भी लिया है, लेकिन कुछ बातें नहीं समझ आ रही हैं। चलो फिर से क्लियर करते हैं। 75 को हम लोग क्या लिख सकते, बोलो क्या लिख सकते? 15 पचे 75 लिखना चाहते हो आप, लिख लो। 25 तिया 75 लिखना चाहते हो आप, लिख लो। कुछ भी लिख लो, लेकिन लिखो, ठीक। तो 25 तिया 75 लिख लेते, तो 5 25
और गुणे क्या 3, ठीक है। 5 25 गुणे 3। अच्छा 20 में क्या होता है सर? 20 में होता है 5 चौके 20। तो 20 का 5 तो वहाँ पे आ गया है, 20 का ये वाला 5 तो वहाँ दिखाई दे रहा है सर, लेकिन 4 कहीं नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक उसमें। तो जो चीज़ वहाँ नज़र नहीं आ रही है ना, आप उससे गुणा लगाओ, आप उससे क्या लगाओ? गुणा। समझे इस बात को? तो चलो 20 का काम हो चुका है। अब 50 की तरफ बढ़ते, तो 50 को क्या लिखेंगे? 25 दूना 50 लिखोगे ना। तो 25 दूना 50 का मतलब ये 5 25 दूना क्या 50, ठीक है। तो इसके दोनों 5 यानी डबल 5, 50 के डबल 5 वहाँ नज़र आ रहे हैं ना, 50 के डबल 5, ये वाले 5 वहाँ नज़र आ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर आ रहे हैं, नज़र बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा 2 दिखाई पड़ रहा है आपको वहाँ पे? हाँ सर दिख रहा है ना, 4 में होता है ना 2 गुणे 2, वो भी नज़र आ रहा है। तो बस बात बन गई, एलसीएम निकल आया। तो 75 चौका कितना होगा? देखो 75 दूना 150 और 150 का डबल 300, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। बोलो अब समझ आया? आया समझ में? एक अच्छा फिर से लगा के दिखाओ आप, एक फिर से लिखो। जब तक आ ना जाए आप मेहनत करो अच्छे से, समझो ध्यान से। पैंतालीस 60 75 120 का एलसीएम निकालो। 45 60 75 और 120 का आप एलसीएम निकालो। चलो भाई किसका किसका आया? निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? अभी भी नहीं? ध्यान से देखो, एलसीएम 120, एलसीएम कितना मान लिया? 120। और 120 को कैसे तोड़ा है? सॉरी, 120 को आपने कैसे तोड़ा? 120 के क्या गुणनखंड लिखे? सर हमें तो एक ही गुणनखंड समझ आ रहा था कि 12 धाम 120, हमने 12 धाम 120 तोड़ दी। कोई बात नहीं, 12 धाम 120 तोड़ा आपने, 12 धाम 120 तोड़ा तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो 12 को ये तो लिख सकते हो ना 4 तियाँ 12, बोलो 4 तियाँ 12, और 10 को लिख सकते हो 5 दूना 10, इसके ऊपर लिख लिया। वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए आप इसको लिख लो, ताकि आप पहले समझ तो पाओ, फिर आप जब अच्छे हो जाओगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही नज़र आने लगेगा। समझे ना बात को? ठीक है, तो अभी लिखो। तो 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 दूनी 120, लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। चलो 45 में होता है 5 9 45, बोलो 5 9 45 होता है ना। तो इसका 5 उसमें दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। और 9 में होते हैं डबल 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9 होता है। तो एक 3 तो उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो दूसरे वाले 3 से कर दो गुणा, जो चीज़ ना नज़र आए आप उससे उसमें गुणा करो। समझे बात को? चलो 60 को देखो सर, 60 में ना 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है। तो 12 पंचे 60, तो ये 12 देखो 4 गुणे 3 वहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं? 12 का मतलब क्या होता है? 4 गुणे 3, और वो 4 गुणे 3 यहाँ नज़र आ रहा है ना? हाँ नज़र आ रहा है सर। 5 भी नज़र आ रहा है? हाँ बिल्कुल 5 भी दिख रहा है वहाँ पे हमें। चलो बात बन गई। अच्छा 75 में क्या होता है सर? 75 में होता है 25 तियाँ 75, यानी 5 25 तियाँ क्या 75, ठीक, 25 तियाँ 75 होता है। तो इसका 5 वहाँ नज़र आ रहा है? हाँ सर नज़र आ रहा है। दूसरा वाला 5 नहीं नज़र आ रहा कहीं, और 3 तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें दूसरा वाला 5 कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। तो बस एक 5 की ज़रूरत और है, और गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना हो गया? 5 तियाँ 15, 15 से 0 में गुणा लगाओगे 0, 15 दूना 30 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 क्या 18 हो जाएगा। समझ पाए बात को? तो 1800 इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो आपके
इस सवाल का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 12 तियाँ 36, या ऐसे कर लो 5 तियाँ 15, या 12 पंचे 60, 6 त्रिक 18 कर सकते हो। बोलो अब एलसीएम निकालना आया समझ में? बोलो भाई एलसीएम निकालना आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये था एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। समझे ना बात को? आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप इस पर प्रैक्टिस कर डालो अच्छी से। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं, सवालों को लें और कंसेप्ट समझते हुए आगे बढ़ें। बोलो, चलो क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको? सब दिख रहा है। ध्यान से देखो, सवाल क्या लिखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से क्या है पूर्णतः विभाज्य, कौन सी है इनमें से? यही बताना है हमें। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आप एक बात ये बताओ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? बोलो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999 होती है सर, 99,999। अच्छा देखो, सारे ऑप्शन इसी के आसपास हैं कि नहीं है? सारे विकल्प जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब इसी के आसपास हैं, है ना? अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, जो इसके आसपास घूम रही है, वो 8 से कट रही है, 12 से कट रही है, और कितने कितने से जा रही है? 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। बोलो, वो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो भी हैं वो सभी उनमें से एक ही आंसर है अपना। ये जो ऑप्शन जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 99950, दूसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 99940, तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा 99980, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा 99960। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। देखो एक बात पहले आपको बता दें, जब भी आपको कोई सवाल मिला करे ना, तो पहले आप उसको पढ़ा करो ध्यान से, उसकी भाषा समझा करो, उसकी लैंग्वेज समझा करो, देखा करो सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है और हमें क्या करना है। समझे ना बात को? कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है तो पहले आप ये देखा करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछना चाहता है और हम क्या करें। समझे ना? ये तीनों चीज़ें आप ध्यान से समझा करो, कभी रेस में मत लगा करो। अगर आप पढ़ रहे हो, अभी पहली बार पढ़ रहे हो, तो इतनी जल्दी रेस में मत लग जाओ। ठीक है, पहले चीज़ों को समझो, सवाल को समझो, सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक, अभी से ये चीज़ें आप डेवलप करोगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। समझे ना? सवाल समझ पाओगे। अब जितने अच्छे से सवाल समझ पाओगे तो आप हर टाइप के क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, जैसे यहीं पे अब इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बाई ऑप्शन लगा सकते हैं क्वेश्चन को, दूसरा क्या है मेथड है। तो पहला तरीका देखेंगे कि बाई ऑप्शन इस सवाल को कैसे लगाएं। तो पहले समझना आप मेरी बात, सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझो। सवाल ये कह रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ हमें, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 8 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है और 15 से भी और 20 से, इन सबसे डिवाइड है, इन सबसे डिवाइड है। और ये 4 विकल्प आपके सामने है ना, तो इन 4 विकल्प में से एक ही विकल्प अपना आंसर होगा। बोलो होगा कि नहीं? और वो विकल्प 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। तो बस कुछ नहीं, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। अभी हमने आपको समझाया ना कि डिविजिबिलिटी रूल से लगभग सवाल बन जाते हैं एलसीएम एचसीएफ, बाई ऑप्शन ही, मेथड भी नहीं लगाना पड़ता, हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो देखो डिविजिबिलिटी रूल लगाना किसका है? डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लगाना किसका है? जिनके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जिनका विभाज्यता नियम आपने पढ़ रखा है, उन्हीं का ही यूज करना है। समझ गए बात को? देखो जिन्होंने विभाज्यता नियम नहीं पढ़ा है वो आज ही जाकर YouTube पे इसी चैनल पर आप विभाज्यता नियम सर्च करोगे तो मिल जाएगा, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है,
विभाज्यता नियम की वीडियो पढ़ी होगी, आप उसको देख लो तो आपके समझ आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सबसे पहले आप इसमें 9 तलाशो। कहीं किसी भी संख्या में 9 नज़र आ रहा है? इनमें से किसी के पास 9 है? नहीं सर, 9 तो नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, 3 तो नज़र आ रहा है ना? हाँ सर 3 है, 15 में भी 3 है और 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 12 में भी 3 है। यानी कि जो अपना आंसर होगा वो 3 से ज़रूर कटेगा। बोलो कटेगा या नहीं? हाँ सर डिवाइड होगा। जब 3 है, जब इन सब से डिवाइड है वो संख्या, तो 3 से भी डिवाइड होगी सर, बिल्कुल डिवाइड होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी संख्या का योगफल अगर 3 से कटता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है सर। चलो चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन ध्यान से देखो। ये 9 तो 3 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट जाएगा, ये 9 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 कभी नहीं कटेगा 3 से, यानी ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। समझे ना बात को? अगला ऑप्शन देखो। हाँ सर ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये भी 9 डिविजिबल है, लेकिन 4 आ रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट सकता। समझे ना? इस वाले को चेक करो। हाँ सर 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, लेकिन 8 इसमें आ रहा है, 8 नहीं कट सकता। और एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही विकल्प, और यही अपने सवाल का क्या होगा? आंसर। चेक भी कर सकते हो आप। 9 9 9 कट रहा है ना 3 से, 6 भी तो कट रहा है 3 से। समझे ना? समझे कि नहीं? तो यही अपने सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ पाए बात को? ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है, सर मान लो 2 ऑप्शन 3 से कट रहे होते तो हम क्या करते? 2 ऑप्शन 3 से कट रहे होते तो हम क्या करते? मान लो सर 3 ऑप्शन 3 से कट रहे होते तो हम क्या करते? तब क्या करेंगे सर ये तो बताओ। यहाँ तो एक ऑप्शन कट रहा था, आपने तो जल्दी से लगा दिया, हो गया सवाल। मान लो कहीं 2 ऑप्शन कट गए 3 से, या 3 ऑप्शन कट गए 3 से, तो अरे मेरे भाई, तो 3 ही ज़रूरी नहीं है ना, 8 भी तो इसमें बैठा है ना। हम फिर 8 से चेक करेंगे, हम 8 से चेक करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 से कोई संख्या कब कटती है? जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है, तब हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। समझे ना? और सर उससे भी बात ना बनी तब क्या करेंगे? तो फिर हम 5 का लगाएंगे, 5 भी तो है ना इसमें, और 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। बात समझ पाए? तो सिर्फ एक ही संख्या नहीं है इसमें, सिर्फ 3 ही नहीं है, और भी संख्याएं हैं, तो हम और से चेक करेंगे। देखिए पहला ही सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल हमें लगाने हैं। ठीक है, मास्टर बन जाओगे आप इसमें, एक्सपर्ट। चलो ये तो हो गया बाई ऑप्शन लगाने का तरीका। सॉरी। अब देखो मेथड क्या है। ठीक है, कि मेथड क्या है, मेथड समझो। चलो देखो मेथड समझो कि अब मेथड क्या है, मेथड भी हमें आना चाहिए। बात समझे ना? मेथड भी आना चाहिए। चलो ध्यान से देखो। संख्या 5 अंकों की अपनी है। संख्या कितने अंकों की है? 5 अंकों की। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99999, यही है ना। और ये संख्या डिवाइड है कितने से? 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, और कितना था भाई? और था 20, और 20 से डिवाइड है। और कितने से डिवाइड है? 20 से। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है, 12 से कट रही है, 15 से कट रही है, और 20 से भी कट रही है, तो फिर इनके एलसीएम से भी तो कटेगी। बोलो। हाँ सर बिल्कुल कटेगी, हम मानते हैं कटेगी। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, 12 से, 15 से, 20 से, तो फिर इनके एलसीएम से भी तो डिविजिबल होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। तो फटाफट से इनका एलसीएम निकाल लो। सर अभी आपने सिखाया एलसीएम को 20 मानना है, तो हमने 20 मान लिया, और 20 के ऊपर हमने लिख दिया 4 दूनी 8। अब हमें चेक करना 8 से क्यों नहीं कट रहा है। सर 20 के ऊपर हमें लिखना है 5 चौके 20। सर 8 का 4 तो इसमें आ गया, लेकिन कहीं 2 नज़र नहीं आ रहा है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे, आपने अभी सिखाया। ठीक है। 12 को देखो, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 तियाँ 12, तो 4 तो चला आया, लेकिन सर 3 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा 12 का, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। 15 को देखो, 15 में 5 तियाँ 15 होता है। सर हाँ 5 आ गया इसमें, 3 भी नज़र आ रहा है, 3 भी नज़र आ रहा है। अब हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे इसमें। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझ गए इस बात को?
एलसीएम कितना होगा अपना, 120 एलसीएम होगा, ठीक है, 120 एलसीएम होगा। बोलो समझ में आया, 120 एलसीएम होगा। अब ये संख्या 5 अंकों की 120 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 5 अंकों की 120 से भी डिवाइड होगी। अब तरीका ये है कि आप 120 से 19,999 में भाग लगा दो और जितना शेषफल होता है वो घटा दो तो आंसर मिल जाएगा आपको। 120 से 19,999 में भाग दे दो और जितना शेषफल होता है वो घटा दो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 120 के गुणज बना के 19,999 के करीब पहुँचो, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो 120 का सर गुणज कैसे बनाएंगे 120 का, तो ध्यान से देखो, 12 अट्ठे 96 होता है ना, 12 अट्ठे 96 होता है, तो 120 का ना 800 गुना कर दो, 120 का कितने गुना कर दो, 800, तो 12 अट्ठे 96, उसके बाद 3 जीरो लगा दो, 96,000 हो गया। पहुंच गए ना। तो सर अभी नहीं पहुंचे, अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो अब 96,000 तक ही पहुंचे हो, 96,000 तक, हमें जाना 99,000 तक। तो देखो कितना कम पड़ रहा है, 96,000 आप पहुंच चुके हो, 99,000 आपको जाना है, तो लगभग 4,000 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, 4,000 कम पड़ रहा है। तो 120 का ऐसा गुणज पकड़ो कि जो 4,000 के करीब पहुंच जाए। सर 120 का ऐसा गुणज 12 तियाँ 36 होता है सर, 12 चौके 48 होता है सर, लेकिन वो 4,000 से पार कर जाएगा। तो 12 तियाँ 36, तो 3600 और ऐड कर दो, 3600 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 006 639 और फिर 9, 99,600 पहुँच चुके हैं सर हम, 99,600, लेकिन जाना है 999 तक। तो 12 तियाँ 36, 360 और ऐड कर दो तो बात बन जाएगी। देखो 0663999, लो आ गया आंसर अपना कि नहीं, 99,960। अब इसमें कुछ मत ऐड करना, अब 120 भी आप ऐड करोगे ना तो संख्या पार कर जाएगी, 5 अंक से बड़ी हो जाएगी, समझे ना, ये बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए अपना आंसर क्या, 99,960। बोलो समझ आया कि नहीं, समझ पाए कि नहीं। क्या किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम 120 आया, इस एलसीएम से 99,999 को भाग लगाओ, पहला तरीका तो ये है, और जितना शेषफल बचता है उसे 99,999 में घटा दो, आंसर आ जाएगा। फिर हमने दूसरा ये बताया कि आप गुणज बना के चलो, यानी 120 का ऐसा गुणज बनाओ कि 99,999 के करीब पहुंच जाएं। तो सर 800 होता है, 12 अट्ठे 96, समझ सकते हो ना, तो 96,000 पहुँच चुके हैं। फिर कितना कम पड़ रहा है, लगभग 4,000 कम पड़ रहा है, तो हमने 3600 ऐड कर दिया। 3600 भी तो 120 का मल्टीपल ही है, 12 तियाँ 36, 3600 बनेगा ना इसका गुणज, 3600 ऐड कर दिया तो 99,600 हो गया। फिर उसके बाद अभी भी 300 के करीब कम पड़ रहा है, तो 120 का तीसरा गुणज 360 ऐड कर दिया, पहुँच गए 99,960 ही अपने सवाल का क्या है, आंसर हो गया। बोलो समझ आया ना, ठीक है। तो एक सवाल को हमने इतने डिटेल में क्यों समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि आपको सारे तरीके आने चाहिए। एक सवाल को हम किस किस तरीके से सोच सकते हैं, जब आप ऐसा कर पाओगे तभी बहुत बेटर आप तरीके से मैथ को लगा पाओगे, समझे ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मिटा दें। चलो तो सवाल नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना और कम से कम 2 बार सवाल पढ़ो, आप कम से कम मिनिमम 2 बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो पूछ क्या रहा है, कितने तरीके से आप ये सवाल बना सकते हो, क्या आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन लगा पाओगे, ये देखो। फिर देखो अगर डिविजिबिलिटी रूल से लग जा रहा है तो क्या हम मेथड से भी बना सकते हैं, अगर डिविजिबिलिटी रूल से सवाल लग गया तो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, फिर मेथड भी लगा के देख लो। तो सवाल आपके सामने है, ट्राई करो।
चलिए देखिए ध्यान से। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। देखो किससे किससे कट रही है, 52 से कट रही है, 78 से कट रही है, 56 से भी डिवाइड है और 91 से डिवाइड है। ठीक है। और ऑप्शन आपके क्या दिए हैं भाई, ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक, क्या क्या दिया है, 10,290, 10,290 और क्या दिया है 10,860, 10,860, 10,920, 10,920 और क्या दिया 10,580, 10,580। ये सारे ऑप्शन आपके हैं। ठीक है। तो हमें क्या बताना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 0 0 0। 10,000 ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यानी कि वो संख्या 10,000 के आसपास घूम रही है ना, जो 52, 78, 56 और 91 से पूरी तरह क्या विभाजित है। वो संख्या 10,000 के आसपास ही है जो 52, 78, 56 और 91 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। यानी 52, 78, 56, 91 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यानी यही विकल्प जो आपके दिए हुए सारे ऑप्शंस, इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा सॉरी, एक ही ऑप्शन सही होगा। और वो कौन सा ऑप्शन होगा, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं ना, ध्यान से देखो। अच्छा इसमें पहले 9 तलाश लिया करो आप, कहीं 9 तो नहीं नज़र आ रहा सर, कहीं 9 नहीं है, 9 तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसमें 9 नहीं आएगा किसी पहाड़े में, 9 से ये नहीं कटता, 9 से ये भी नहीं, 9 से ये भी नहीं, 9 से ये भी नहीं कटता। चलो 9 नहीं मिला, 9 नहीं मिला तो अब हम ढूंढेंगे 3 को। सर 9 नहीं है तो 3 कहाँ से होगा, हाँ ये भी बात सही है आपकी। चलो फिर 8 को पकड़ने की कोशिश करो, 8 है ना, 8 सत्ते 56, 8 है ना, 8 सत्ते 56, इसमें देखो 8 सत्ते 56 है ना, 8 मिल गया सर, 8 मिल गया। और 8 का विभाज्यता नियम क्या है, कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होती है, कोई संख्या 8 से सर तब डिवाइड होती है जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए। कोई संख्या 8 से तब डिविजिबल है जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या हो जाए, कट जाए। समझे ना। तो चेक करो इसमें, ये कटेगा 8 से, सर 8 त्रिक 24, 24 5 बच जाएगा, नहीं कटेगा। चलो ये कटेगा 8 से, नहीं सर नहीं कटेगा, 8 एकम 8, 60 कटता ही नहीं है। ये देखो 8 एकम 8, 12 बचा, 8 एकम 8 4, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 ये कट रहा है। बोलो 8 एकम 8 और 1 बचा 12 हुआ, 8 एकम 8, 8 4 12 ना, 8 पंचे 40। हाँ सर ये डिविजिबल है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको ट्राई करो। ये कट रहा है 8 से, सर 8 सत्ते 56, 20 ये नहीं कट रहा, तो कौन सा आंसर होगा, सिर्फ सी ही अपने सवाल का क्या होगा आंसर। देखो ख़त्म हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो हमें कैसे पता चला, आप इसमें उन संख्या को तलाशा करो जिनका डिविजिबिलिटी रूल है। और हमने कहा सबसे पहले 9 को ढूंढा करो, 9 और 3 को। अगर 9 और 3 से बात ना बने तो फिर 8 को, समझे बात को। और उनसे भी ना बात बनी तो फिर 7 पकड़ेंगे। और भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनके डिविजिबिलिटी रूल हैं। चलो ध्यान से देखो। यहाँ देखो, अब मेथड से कैसे बनाना है सर, अब हमें इन सब का एलसीएम लेना होगा। जैसा कि आपने पिछले सवाल में बताया कि हमें इन सभी का एलसीएम लेकर उस एलसीएम को 10,000 के करीब लेके जाना है, उस एलसीएम को 10,000 के करीब लेके जाना है, यही बताया आपने। हाँ बिल्कुल। चलो हम बड़ी संख्या को 91 मान लेंगे, आपने थोड़ी देर पहले बताया। हाँ ठीक है, तो 13 सत्ते 91 लिखेंगे सर इसे, और इसे लिखेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो देखो 52 का 13 तो उसमें आ गया, क्या नज़र नहीं आ रहा, 4 नज़र नहीं आ रहा, तो 4 से हम गुणा लगा देंगे। 4 हमें उसमें नहीं नज़र आया तो 4 से गुणा लगा दिया। 13 छंग 78 होता है, बोलो 13 छंग 78 होता है। तो 13 तो उसमें नज़र आ रहा है, ये 13 उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन 6 का 2 नज़र आ रहा है। अच्छा 6 में 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6, तो 2 तो नज़र आ रहा है लेकिन कहीं 3 नहीं नज़र आ रहा, इसलिए हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा, 3 से गुणा करा दिया। चलो 8 सत्ते 56 होता है ना,
8 सते 56 होता है, तो 56 का 7 नज़र आ गया उसमें, और 8 में से 4 भी नज़र आ गया। 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 भी नज़र आ गया। 2 कहीं नहीं नज़र आ रहा है इसमें, तो जो नहीं नज़र आया उससे गुणा कर दिया। ठीक है, चलो गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, या ऐसे कर सकते हो आप, 4 एकम 4, 4 नवा 36, और 3 दूनी 6 से गुणा कर दो, तो 6 चौके 24, और 6 गुणे 6 36, 36 और 2 38, हासिल 3, और 6 त्रिक 18, और 18 और 3 कितना 21। 2184 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2184 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बोलो समझ आई बात? ठीक, अब 2184 एलसीएम हुआ या आंसर नहीं हुआ सर? तो 2184 को आपको खींच के लेके जाना है कहाँ, 10,000 के करीब, 10,000 के करीब। तो आप इसको 5 बार भी गुणा करते हो ना, 5 बार अगर गुणा करो, पता कैसे चला 5 बार सर करना है? ये देखो 2000 के नज़दीक है ना, 2000 के समथिंग है। 4 बार गुणा करोगे तो ये 4 दूनी 8 ही बनाएगा। ठीक है, तो 5 बार ही ले जाना पड़ेगा। 5 बार ले जाएंगे, तो 5 बार ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा ना 10,000 के पास, समझे ना? तो 5 से गुणा करा दो, तो 5 चौके 20, हासिल लग गई 2, 5 अठे 40, 2 42, और हासिल 4 लगी, 5 एकम 5 4 9, और 5 दूनी 10। सर ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया 10,920 यानी सी। बोलो समझ में आया ना? बोलो समझ में आया? ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के कितने तरीके थे? 2 तरीके। सर आपने बताया पहला बाई ऑप्शन बना लो, वो बड़ा आसान लगा, लेकिन मेथड भी सर आपने कहा आना चाहिए। हाँ, तो मेथड भी हमें सीखना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवालों के साथ, और सवाल लगा के और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हर चीज़ को समझेंगे। लेकिन आप मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।